एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 हिंदी कोर इससे पहले सब्जेक्टिव वाला वीडियो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो बच्चों मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। इस वीडियो में देखिए सब्जेक्टिव पार्ट जो आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर प्रकार के अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आपको एग्जाम में एक पद्यांश या फिर एक गद्यांश पूछा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पद्यांश बता रहा हूँ और जो नेक्स्ट सब्जेक्टिव वाला वीडियो जब लाऊंगा तो आपको वहां पर कुछ गद्यांश करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें देखिए पद्यांश दिया हुआ कि ये अवसर है, स्वर्णिम सुयुग है, खोए ना इसे नादानी, इस प्रकार का देखिए आपको पद्यांश दे दिया गया। और इसमें से देखिए अब आपको सवाल पूछे गए कि विश्व की जो बागडोर है वो किसके हाथों में शोभा पाती है और क्यों। अगला सवाल है हमारे पास, बाहर में अपने घर में क्या भरने के लिए कहा गया है और दे अभयदान पद दलितों को पंक्ति का हमें क्या करना, आशय स्पष्ट करना है। तो 3 सवाल यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। तो पहले सवाल का आप लोग आंसर नोट डाउन करिएगा कि विश्व की बागडोर जो है तरुणों अर्थात यानी युवाओं के हाथों में शोभा दे पाती है क्योंकि वो ही प्रगति के कर्णधार होते हैं तथा मानवता स्थापित कर पाते हैं। फिर अगला ख नंबर का आंसर आप लोग नोट डाउन करिएगा कि कवि ने तरुण यानी युवाओं से कहा है कि वे अपने घर और देश में तथा सारे विश्व में करुणा, शांति, सुख एवं स्नेह की भावना को क्या कर दे, भर दें। फिर ग नंबर हो जाएगा हमारा आंसर कि इसका आशय है कि सदियों से शोषित पद दलित वर्ग को तुम अपनी वीरता के बल पर भय रहित करके अभिदान दे दो अर्थात इन्हें सुख एवं निर्भय कर दो। तो ये हमारे पास एक गद्यांश था। गद्यांश से जुड़ा हुआ 3 प्रश्न था जो मैंने आपको इस वीडियो में अभी फिलहाल बताया। अब देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम और रचनात्मक लेखन से आपके पास कुछ सवाल बनते हैं जिसमें आपको ऐसे पूछा जाएगा, एक निबंध पूछा जाएगा, पत्र पूछा जाएगा, एक आपको कुछ टॉपिक दिया उसके बारे में बताना और क्या किसी चीज के बारे में विशेषता है, समाचार पत्र के बारे में क्या जानते हैं वो हमें बताना है। तो पहला सवाल देखिए आत्मनिर्भर भारत पे एक निबंध लिखना है। तो चलिए पहले आपको निबंध बताता हूं। तो आत्मनिर्भर भारत आप अपने हिसाब से पहले बात तो इसे सजा के लिख सकते हैं, अपने हिसाब से बना के लिखिएगा, वो ज्यादा तथ्यपूर्ण रहेगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, मेरे हिसाब से लिखिएगा या किसी बुक कोई भी इंटरनेट के माध्यम से लिखिएगा, उससे अच्छा अपने हिसाब से लिखना ज्यादा बेटर रहता है। तो आत्मनिर्भर होने का मतलब यह कि जब आपके पास जो स्वयं का हुनर है उसके माध्यम से एक छोटे स्तर पर खुद को आगे की ओर बढ़ाना है और फिर बड़े स्तर पर अपने देश के लिए कुछ करना है। आप खुद को आत्मनिर्भर बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करके इस कोरोना संकट में कर सकेंगे और इसके साथ ही अपने राष्ट्र को भी अपना योगदान दे सकेंगे। आत्मनिर्भरता की श्रेणी में खेती, मत्स्य पालन, आंगनबाड़ी जो भी हमारे पास सामग्री आदि बनाकर के कार्य होते हैं जो हमें आत्मनिर्भरता की श्रेणी में लाकर खड़ा करती है। इस प्रकार से हम अपने परिवार से, गांव से, जिला, देश से दूसरे देश कम योगदान अपना देते हैं। इस प्रकार से हम भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में देख सकते हैं। हम सहजता से मिल जाने वाले प्राकृतिक संसाधन और कच्चे मालों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करके अपने आसपास के बाजारों में इस प्रकार बेच देते हैं। इससे अपने स्वयं के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के राह में अपना योगदान हम दे सकते हैं और हम सब मिलकर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र सपने को मजबूत बनाने में सहयोग करते हैं। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है स्वयं पर निर्भर होना यानी खुद को किसी और पर आश्रित न करना। भारत की कला और संस्कृति देखते हुए यह बात स्पष्ट होती है कि भारत प्राचीन काल से आत्मनिर्भर रहा है। आज हमें कोरोना महामारी के संकट में खुद को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि आपके आसपास जो स्वयं का हुनर है उसके माध्यम छोटे स्तर पर खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करना और बड़े स्तर पर पहुंच के अपने देश के लिए कुछ करना। ये इसका ऐसे हो गया हमारे पास। फिर देखिए एक पत्र हमारे पास आया हुआ है कि नगर निगम में देखिए स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ला की सफाई के लिए पत्र लिखना है। फिर अगला ग नंबर हमारे बस्ती का बढ़ता बोझ फीचर विषय पर एक फीचर कुछ आपको टॉपिक लिखना है, पैसे लिखना है। फिर रेडियो टेलीविजन की भाषा की विशिष्टताओं पर हमें सुधारण या प्रकाश डालना है। तो चलिए मैं आपको सभी उत्तर बताता हूँ, आप लोग कॉपी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो पहले पत्र में स्टार्टिंग में सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, एड्रेस आपको जहाँ का लिखना लिख सकते हैं। महोदय सविनय यह निवेदन यह है कि आप अपने किसी ग्राम के निवासी अपने क्षेत्र की सफाई की समस्या के लिए आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस मोहल्ले में सफाई का समुचित प्रबंध नहीं है। इसके प्राय सभी ब्लॉकों में यत्र वत्र सब जगह कूड़े कचरे बिखरे हुए हैं जिससे हमेशा दुर्गंध आती है। नदी नालियां भरे हुए जिससे मच्छरों का प्रकोप बना रहता है, प्रकोप बढ़ गया है। और यहाँ पर जो भी लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं कर रहे हैं इसलिए और गर्मी के दिन चल रहे हैं, नगर के कई भागों में मलेरिया प्रकोप फैला हुआ है। ऐसी अवस्था में स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर पर पड़े रहना, मच्छर और मलेरिया को निमंत्रण देना है। इसलिए आप संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दें कि जिससे वो हमारे क्षेत्र की सफाई की समस्या को सुलझाकर इस क्षेत्र के निवासियों को मलेरिया के प्रकोप से बचा ले। धन्यवाद भवदीय। अपना नाम लिख सकते, लिख दीजिएगा या काका जो भी यहाँ का आपका एड्रेस है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर हो गया खत्म हमारा पत्र। इसके अलावा देखिए बस्ते का बढ़ता बोझ, मतलब आप समझ रहे हैं
कि जिस प्रकार हम लोग जानते हैं गली मोहल्ला या चौराहे पर सुबह के समय देखते हैं हर छोटा छोटा बच्चा कंधे पर भारी बस्ता लादे हुए दिखाई देता है। कुछ बस्तों से उनका जो बस्ता होता है बड़ा यानी बस्ता मतलब या बैग को कंसीडर किया जाता है। यह दृश्य देखकर आज की शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि क्या शिक्षा नीति के सुधार बच्चों की किताबों के बोझ से लाद देना चाहते हैं। वस्तुतः इस मामले में खोजबीन की जाए तो इसके जो समाज अधिक जिम्मेदार है। सरकारी स्तर पर छोटी कक्षाओं में बहुत कम पुस्तकें होती है, परंतु जब हम लोग निजी स्तर पर इसे देखते हैं तो स्कूलों में बच्चों के सर्वगामी विकास के नाम पर बच्चों एवं उनके माता पिता का शोषण किया जाता है। हर स्कूल विभिन्न प्रकार की देखिए पुस्तकें लगा देते हैं ताकि वह अभिभावकों को यह बता सके कि वे बच्चे को हर विषय में परंपरागत कर रहे हैं और भविष्य में हर क्षेत्र में कमाल दिखा सकेगा। अभिभावक देखिए अच्छे परिणाम के लिए क्या करते हैं, उसे ये बोझा झेल देते हैं और इसके कारण बच्चे का जो बचपन है वो समाप्त हो जाता है। वे घर में हर समय पुस्तकों का ढेर दबा रहता है, खेलने के समय उसे नहीं मिल पाता, अधिक बोझ के कारण उनसे शारीरिक विकास कम हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों के नाजुक कंधों पर देखिए लदे भारी भारी बस्ते उनकी बेबसी को प्रकट करते हैं। इस प्रकार अनचाहे बोझ का वजन विद्यार्थियों पर दिन पर लगातार बढ़ता रह रहा है। ठीक है, अब हमारे पास टेलीविजन और रेडियो पे देखिए कुछ भाषा की विशेषता है और ये वाला आप अपने हिसाब से लिखिएगा तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये अपने भाषा लिखिएगा तो ये ज़्यादा आपसे बच्चों के लिए कारगर होगा। तो आप लोग यहाँ देख के लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अपने हिसाब से लिखिएगा ज़्यादा क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट इससे हमें मिलता है, तो ये लिखना आपका काम है। आप लोग देख के लिख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा अपने हिसाब से लिखिएगा तो ये आपके एग्जाम में भी काम देने वाला है। फिर पाठ्य पुस्तक से कुछ सवाल है। देखिए दो काव्य सौंदर्य दिया हुआ लेकिन एक का जवाब देना रहता है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते हिल पिल पिलव रब से छोटे ही सो पाते। ये का नंबर हो गया, खा नंबर हो गया। दो आपको यहाँ पर काव्य सौंदर्य देखिए, इनका अर्थ हमें स्पष्ट करना है। तो पहले वाले का देखिए, प्रस्तुत काव्यांश जो है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी नीलाजे के लिखित काव्य संग्रह अनामिका के छठे भाग बादल राग से लिया गया। कवि कहता है कि वो क्रांति के वर्षण गर्जन से पूंजीपति न केवल घबराने लगते हैं अपितु जीवन का व्यर्थ मानकर धराशायी होने लगते हैं। उन सभी पूंजीपतियों को गौरवान्वित वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिरते हुए देखकर छोटे पौधे रूपी दलित वर्गों के लोग हंसते हैं। वे अनेक विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। इस कारण अत्यधिक हरियाली से प्रश्नों का वे अपने पति रूपी जो हाथों को बार बार हिलाकर तुम्हें धरती की ओर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। तेरे द्वारा क्रांतिकारी भयंकर ध्वनि करके दलित वर्ग छोटी लता वृक्ष तो प्रश्न होते हैं, वे सदा शोभा ही पाते हैं। दूसरे वृक्षों में क्रांति से निर्ण एवं दलित वर्ग को अपने अधिकार भी क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ये क नंबर का देखिए हमारा काव्य सौंदर्य था। ख नंबर का इसी तरह देख पाएंगे, प्रस्तुत काव्यांश जो है कवि शायर फिराक गोरखपुरी की रचना जो है गुले नगमा से उद्गित रवैया से लिया गया है। कवि शायर कहता है कि दीपावली के शाम में घर की पुताई या रंग रोगन करने से वे एकदम साफ सुथरे और सजे धजे हैं, अर्थात उन्हें खूब सजाया गया। माता पिता अपने बच्चों को प्रश्न करने के लिए चीनी के बने खिलौने खिलाते हैं, चमकते हुए दिए अपने घर रोशनी बिखराते हैं। उस समय माँ के आने सुंदर मुख पर सौंदर्य की एक मधुर किरण चमक या प्रसन्नता झलकती रहती है। वो बच्चों को खिलौने के लिए अपने घरे दीपक जलाती है, जिससे बच्चा जो प्रश्न उठता है और अपनी खिलखिलाती हंसी से पूरा वातावरण जो होता है वो गुंजायमान हो कर देता है। तो ये हमारे पास दोनों काव्यांश का उत्तर हो गया। अब देखिए कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए आपको जिनको आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इन्हें पहला सवाल है कि देखिए अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है। माँ का दूध और छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाएं। ख नंबर और ग नंबर आप प्रश्न पढ़ सकते हैं। तो क नंबर का आंसर देखिए, क नंबर जो सवाल है उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पहले बता दे रहा हूँ। आप लोग ख नंबर और ग नंबर लिखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है। देखिए मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ सीधा सीधी। तो तुलसीदास ने सस्पष्ट देखिए यहाँ पर कहा है कि ईश्वर भक्ति रूपी मेघ या बादल से ही पेट की आग बुझाता है। तुलसी का यह काव्य सौंदर्य उस युग में भी तब जब आज भी ये सत्य है। प्रभु की भक्ति करने की सत्कर्म की प्रवृत्ति बढ़ती है। प्रभु की प्रार्थना से पुरुषार्थ और कर्मनिष्ठा का समन्वय होता है। इससे वो व्यक्ति ईमानदारी से पेट की आग को शांत करने अर्थात आर्थिक स्थिति सुधारने और आजीविका को समुचित व्यवस्था में लग जाता है। इस तरह कर्मनिष्ठ भक्ति से तुलसीदास का वह काव्य सत्य वर्तमान का सत्य दिखाई देता है। और ये हमारे पास कुछ काव्यांश दिए गए यहाँ पर कि कोरी अंधेर आस्था एवं कर्मनिष्ठा की भक्ति का दिखा करने से व्यक्ति पेट की जो आगे वो नहीं बुझा सकता है। ग नंबर भी आंसर पढ़ सकते हैं कि कवि ने रचना कर्म कवि अथवा क्या होता है रस काव्य को रस का अक्षय पात्र बताया। अक्षय पात्र से आशय कभी न खाली होने वाले कविता या काव्य से रस और भाव का आस्वाद सदा सर्वदा होता रहता है। रचना कर्म की यह विशेषता है कि उनकी स्थिति कालजयी होती तथा शताब्दियों तक पाठक उनसे रस भाव प्रेरणा एवं संदेश ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे आंसर।
फिर हमारे पास देखिए 5 नंबर में 3 सवाल पूछे गए। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता है? ये बीबीआई सवाल है, एकदम कर लीजिएगा ये वाला। और जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप ना मानने के पीछे अम्बेडकर जी का देखिए क्या तर्क बताया गया। तो ये हमारे पास भक्तिन का देखिए वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। उन्हें ये अपना पता जो नाम है उनके माता पिता ने दिया। उन्हें सोचा होगा कि उनके पास धन निधान होगा, जिस घर में जाएगी वहां संपदा होगी, परंतु उसे झेलनी पड़ी। अपने नाम के अनुसार गुण या दशा ना होने के कारण वो लोगों से अपना वास्तविक नाम छिपाती थी। लेखिका ने से जब नौकरी मांगते समय उनसे अनुरोध किया कि वो उसके वास्तविक नाम से नहीं पुकारा जाए, तब लेखिका ने उनकी उनकी कंठी माला तथा वेशभूषा देखकर उनका नाम क्या रख दिया? भक्तिन यहाँ पर रख दिया। का नंबर का आंसर है सूर्योदय होने पर लोगों के चेहरे पर हाहाकार तथा हृदय विदारक क्रंदन के बावजूद कुछ चमक उठती है। दिन में लोग क्या रहते हैं? कांपते कूकते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और अपने पड़ोसी एवं आत्मजनों के पास जाकर उन्हें ढाल देते हैं। सूर्यास्त होने पर जो लोग होते हैं अपनी झोपड़ियों में घुस जाते हैं और यूं भी नहीं करते हैं, मानो उनकी बोलने की शक्ति सीधा बोलने की शक्ति भी रह जाती है। माताएं पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा भी नहीं कर सकती है। रात्रि में पूरे गांव में सन्नाटा एवं भय का क्या रहता है? वातावरण बना हुआ रहता है। फिर अगला है हमारे पास अंबेडकर जी का देखिए तर्क है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप मानना अनुचित है, क्योंकि ऐसा विभाजन अस्वाभाविक और मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इससे व्यक्ति की क्षमता का विचार किए बिना उसे वंशगत पेशे से बांध दिया जाता है और वो उसके लिए अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त भी हो सकता है। फलस्वरूप गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या आ जाती है। अब देखिए एक सवाल ये पूछा जाता है कि रघुबर साई की किन्हीं 2 रचनाओं नाम? तो आत्महत्या के विरुद्ध और सीढ़ियों पर धूप ये हो गया, या फिर उमा शंकर जोशी की 2 रचनाओं तो विश्व शांति या फिर गंगोत्री। और एक लास्ट सवाल आप लोग नोट डाउन करिए, समय पर वर्षा ना होने पर गांववासी कौन कौन से उपाय करते हैं? तो गांववासी पूजा पाठ पे बेसिकली भरोसा करते ज्यादा। इंद्र देवता को प्रश्न करने के लिए सामूहिक रूप से क्या करते हैं? पूजा पाठ कराते हैं। कथा कीर्तन रात्रि जागरण जो भी चीज रहता है ये सारे के सारे अपनाया जाता है वर्षा ना होने पे, वर्षा को आने के लिए कि वर्षा पृथ्वी पर गिरे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे क्लास 12 हिंदी कोर आप सभी बच्चों के सब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा, तो इन सभी सवाल को नोट डाउन करिए। और इसी तरह अगर आपको इंपॉर्टेंट सीरीज की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द आप सभी बच्चों के लिए हो सके तो 2 लेक्चर में सारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।